प्यारे बच्चों, आज जो हम सीयूटी के लिए जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज वाले टॉपिक में एक नया टॉपिक जो ऐड करने वाले हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं हम सब के लिए कभी ना कभी कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि आमतौर पर इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं और शायद कहीं अब तो सुनने को और पढ़ने को भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारा सिलेबस काफी बदल चुका है। तो आज जो टॉपिक है वो है बेसिकली आपके पॉलिटिक्स से कि क्या यूनिकैमरल और बाइकैमरल के बीच में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल में। अभी तो बेसिकली आपको यह भी नहीं पता होगा, शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल का मतलब भी जानते हैं। चलो कोई नहीं, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। देखो, जो यूनि का मतलब होता है बेसिकली वन और बाय का मतलब होता है बेसिकली टू, एंड कैमरल जो कि एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है लेजिस्लेचर हाउस। ठीक है, और ये भी इसका मतलब भी लेजिस्लेचर हाउस होगा। तो अगर इसको हिंदी में मैं बताऊं तो ये हो गया एक सदनीय, और ये होगा द्विसदनीय। ठीक है, तो एक सदनीय और द्विसदनीय क्या? विधान परिषद, विधान मंडल, आपने सुना होगा, ये विधान मंडल है जहां पे लॉ मेकिंग बॉडीज होती है। इसको और इलेबोरेट करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों टर्म्स को यूज करता हूं, इन दोनों टर्म्स के ऊपर बात करता हूं, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल रिलेट करते हैं आपके लेजिस्लेचर से। और जो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, ऑलरेडी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्गन होता है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन होता है आपका जुडिशरी। तो तीनों ऑर्गन्स में से जो पहला वाला ऑर्गन है जिसका मेन मकसद है मैनेज करना चीजों को और लॉ बनाना। ठीक है, चीजों के लिए जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है आपके देश में उसके लिए लॉ बनाना, साथ ही साथ चीजों को मैनेज करना, ये मेन काम होता है लेजिस्लेचर का। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे सामने दो टाइप की ऑर्गन्स आते हैं, दो टाइप के डिविजन्स आते हैं या टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में जान चुके हैं कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग से है। जो भी इस ऑर्गन में, किसमें, लेजिस्लेचर में जो भी व्यक्ति आएगा वो बेसिकली उसका काम क्या होगा कि वो या तो एडमिनिस्ट्रेट करेगा या फिर लॉ बनाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये इसके डिवीजन है, दो टाइप के देखे जाते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप अल्टीमेटली यूनिकैमरल से समझेंगे कि एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर एक हाउस होता है, मतलब एक सेंट्रल यूनिट ही देश को संभाल रही होती है। यहां पे लॉ बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना पूरे देश में या स्टेट में वो एक ही हाउस के थ्रू देखा जाता है, उसको आप यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, और सिंपल शब्दों में अभी समझाऊंगा, तुम जान जाओगे। इसके अलावा यहां पर और इसको अच्छे से कैटेगराइज करने के लिए आप नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिवाइड कर सकते हो। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को आप स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे देश होंगे जहां पे जो लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो तीनों ऑर्गन्स है ना, ये तीनों ऑर्गन्स अगर हम नेशन फॉर्म में देखें, नेशन लेवल पे देखें, तो यहां पर इसको इस कैटेगरी में, या इसको अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो इस कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे। और अच्छे समझो कि जैसे आपके यहां पर लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है, ये आपके नेशनल लेवल पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और स्टेट लेवल पे देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं। देखो, ये होता है आपका विधानसभा, विधानसभा सभी जानते होंगे विधानसभा तो, और ये भी है कुछ स्टेट्स में विधान परिषद, विधान परिषद, और ये है आपका लोकसभा और ये है आपका राज्यसभा। विधानसभा और विधान परिषद, अल्टीमेटली हम ये बात कर रहे हैं कि कहां पर तो लेजिस्लेचर के दो हाउस होते हैं और कहां पर एक हाउस होता है। और क्या हमारे भारत में दो हाउस है? तो अगर नेशनल लेवल पे आप देखते हो तो यस, वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसको आप लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हो। और स्टेट लेवल पे देखा जाए तो यस, वी हैव सम स्टेट जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पे विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वहां पे विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, उसी को समझ रहे हैं हम। अब
अगर आपने इसका डेफिनेशन देखा तो बहुत ही सिंपल है। इसने कहा कि वेयर लेजिस्लेचर हैज ओनली वन हाउस, और ये वन हाउस क्या करता है, इट मेक्स लॉ, इट इंप्लीमेंट्स द लॉ। और ऐसे में इसको अगर आप नेशन वाइड देखेंगे तो नेशन वाइड भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आपको वन सिंगल हाउस देखने को मिलेगा लेजिस्लेचर में। मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे केवल एक सिंगल हाउस आपको देखने को मिलता है लेजिस्लेचर के लिए, जिससे ईरान है, नॉर्वे है, स्वीडन है या फिर हंगरी है। ये उन कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है जहां पे एक ही हाउस है लेजिस्लेचर के लिए। और देखें यहाँ पे अगर आप लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल यूनियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल आता है चाइना का। चाइना के अंदर आप जानते होंगे कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडियन पीपल्स कांग्रेस जिसको आप कहते हो, ये कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी पता होगा तुम्हें। अगर आपसे पूछा जाता है कि चाइना में किस टाइप का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो वहां वन पार्टी सिस्टम होता है, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट है, एंड उसका नाम वहां पे नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ठीक है, यही नेशनल लेजिस्लेचर है एक तरीके से, और यही सबसे हाईएस्ट ऑर्गन है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गन में। जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, तो वैसे यहाँ पर भी वही सारी चीजें। इसके अलावा लेकिन अगर हम इन ऑर्गन्स के बारे में बात करें या चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हालांकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा हाउस होता है, एक ही हाउस है वहां पर भी, और उस बड़े हाउस के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा लोग चुने जाते हैं। 3000 लोग चुने जाते हैं, 3000 से ज्यादा नहीं, फिक्स 3000 पीपल चुने जाते हैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऐसे में देयर इज नो अदर ऑर्गन चाइना, एक ही है, कानून बनाएगा, कानून बनाने के बाद में वहां जुडिशियल फॉर श्योर अलग होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव अलग बना रहे हो आप, वहां पर लेजिस्लेचर में से ही 3000 लोगों में से ही लोग चुने जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है। कुछ और एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वी हैव सीन चाइना, ईरान, नॉर्वे एंड स्वीडन एंड हंगरी आर द एग्जांपल्स फॉर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर हम इसको नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, तो अगर हम स्टेट वाइड देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे दोनों हाउसेज हैं। अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में नेशनल लेवल पे ऑलरेडी मैंने जैसे इसमें आपको एक्सप्लेन किया अभी, अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में नहीं है ऐसा। इंडिया में बिल्कुल ब्रिटेन के जैसा है, वहां पर लोअर हाउस है और वहां पर अपर हाउस है। हमारे यहाँ पर लोअर हाउस अपर हाउस का सेम सेगमेंट हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। तो लोअर हाउस हमारे यहाँ क्या है, लोअर हाउस हमारे यहाँ पर लोकसभा है, और अपर हाउस हमारे यहाँ क्या है, अपर हाउस हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा, दीज आर द टू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर नेशनल लेजिस्लेचर इफ यू आर टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिकैमरल और बाइकैमरल। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे बाइकैमरल है और वहां पे दो हाउसेस होने के कारण अपर हाउस और लोअर हाउस, इसको लोकसभा और राज्यसभा में आप कैटेगराइज करते हैं, उसी को हमारे यहाँ पर मेन एग्जीक्यूटिव माना गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग द स्टेट लेजिस्लेचर अगेन, लेट्स कम ऑन दैट। यहाँ पे अगर आप यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हो, मतलब जहां पर केवल एक ही बॉडी होगी, एक ही हाउस होगा, तो यस हमारे पास वो भी है। तो ऐसे में केवल एक हाउस ही कानून बनाता है, दूसरे हाउस की जरूरत ही नहीं होती। और ऐसे में इन दैट स्टेट्स दीज आर द कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर जो आपने लोकसभा कहा, लोकसभा ये हो गया आपका लोअर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर भी एक लोअर हाउस होगा स्टेट वाइड भी, उसको कहा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहा जाएगा विधानसभा। और ये भी तुम्हें पता होगा कि विधानसभा, जो भी लोग विधानसभा के मेंबर होते हैं वो अपने में से जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीड करेगी उसका लीडर बना दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ये भी आप सभी को पता है। अब हम बाइकैमरल की बात करते हैं, और जो मेन क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड वो यही है कि ऐसा क्यों कि आपने यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल में से बाइकैमरल को चुना नेशनल लेवल पे, तो और स्टेट में उनके ऊपर आपने छोड़ दिया। अब उनके ऊपर आपने छोड़ा तो क्या आपने कैसे डिसाइड किया कि ये यूनिकैमरल होंगे कि बाइकैमरल होंगे? ठीक है, ये आपने कैसे डिसाइड किया, उसी के ऊपर अपन बात करते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव बॉडी, एक लेजिस्लेटिव
एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे 2 हाउस होने की परंपरा है। इंडिया भी एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे 2 हाउस है। और इंडिया के अंदर स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 6 ऐसे स्टेट हैं 28 राज्यों में से जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहां पे काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ डिवाइडेड हो जाते हैं दोनों हाउसेस में। ठीक है, अगर आप बात करें सेंट्रल लेवल पे तो इसको लोकसभा कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा इज कंसिडर एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा कंसिडर किया जाता है एज अ अपर हाउस। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो स्टेट में इसको सेम वही, ये आपका लोअर हाउस हो गया, ये आपका अपर हाउस हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका लोअर हाउस है स्टेट में और ये आपका अपर हाउस है स्टेट में। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करें अगर अपन कि क्यों ऐसा है, कौन कौन सी जगह पर ऐसा है, तो देखो क्या होता है, कौन कौन सी जगह पर है वो तो अपन बात कर लेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसा है क्यों। ऐसा इसलिए होता है, कई बार मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक से ज्यादा ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं हमारे भारत की बात करूं, नेशनल लेवल पे बात करूं, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर की जरूरत हमें इसलिए थी क्योंकि हमारा एक एक राज्य कुछ कंट्रीज के बराबर है, पॉपुलेशन में भी इतने बड़े हैं या फिर एरिया वाइज भी हम इतने बड़े हैं कि उनका मैनेजमेंट आसान नहीं हो सकता। अगर आपने एक ही हाउस बनाया और वही लॉ बना करके इंप्लीमेंट भी कर देगा तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हमने एक अपर हाउस बनाया, सेम वैसे ही जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में काम चलता है। वहां पर अपर हाउस के अंदर स्टेट बॉडीज जो हैं, सेम वैसे ही जैसे हमारे यहाँ स्टेट बॉडीज को हमने एक ओहदा दे दिया, एक जगह दे दी कि तुम भी अपनी बात रख सकते हो, आपके पास भी अधिकार होगा। कोई भी लॉ बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी राय देने का, आपसे सहमत होगा अगर कोई, या आपके लॉ से अगर कोई सहमत होता है तो ही उसको आगे आप कन्वर्ट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है। अगर गवर्निंग बॉडी या गवर्निंग पार्ट एक बहुत बड़े एरिया पर है तो आपको अपनी पावर को कहीं ना कहीं डिवाइड करना होगा जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। ऐसे ही कुछ स्टेट्स भी थे जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करने के लिए ड्यू टू सम रीजंस, या तो पॉपुलेशन ज्यादा थी या प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी या फिर कहीं ना कहीं ऐसा था कि वहां से रेवेन्यू काफी जनरेट हो रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन को और पुख्ता करने के लिए आपने वहां पर क्या किया, 2 हाउस डिवाइड कर दिए कि गवर्निंग अच्छे से हो सके। तो इसीलिए यहां पर स्टेट में भी ऐसा हुआ कि कुल मिलाकर के 6 ऐसे स्टेट हमने निकाले, पहले 7 हुआ करते थे, कुल 6 ऐसे स्टेट निकाले जहां पे दोनों हाउस रखे आपने लेजिस्लेचर भी रखा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी, मतलब विधानसभा भी रखी और विधान परिषद भी रखा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी। अमूमन देखा जाए तो लगभग आपके 28 में से 6 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखते हैं और 22 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे केवल और केवल अभी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो अल्टीमेटली सीएम हमें यहां से मिल जाता है। अब कई सारे क्वेश्चन आपसे जुड़ेंगे। देखो, जैसे आपको लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। वहां पर जो स्टेट काउंसिल होती है उसको जो गवर्निंग करते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है या राज्यसभा जो है उसके लिए उपराष्ट्रपति होता है, तो वैसे ही गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेगा एक पर्सन को जो उसका चेयरपर्सन होगा। दोबारा से इसको मैं क्लेरिफाई करता हूं, अभी देखना। पहले ये समझ जाओ कि यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसके लिए भी अपने पास में एक तरीका है, अब भी अपन उसको देखेंगे, बट उसके पहले एक बार मैं कुछ चीजें जो क्लियर करना चाह रहा हूं वो देखो। जैसे लोकसभा थी, इस वाले हेडिंग को भूल जाना एक बार। लोकसभा का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर किसमें, ये आएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, यहां पर था आपका राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट। और यहां पर कौन होगा, यहां पर होगा जैसे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर जो गवर्नर अपॉइंट करेगा ना, जो गवर्नर अपॉइंट करेगा पर्सन, वो पर्सन यहां पर हेड होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एक तरीके से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कि भैया तुम जाके राज्यसभा को एक तरीके से चेयरपर्सन बनो वहां जाके। तो ऐसे यहां पर भी गवर्नर अपॉइंट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई पर्सन जो कि चेयरपर्सन बन सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा देखो, और इनके बीच में अगर अपन डिफरेंस की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको इसमें समझ में आएगा,
तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहां पर आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल में। यूनिकैमरल में एक हाउस, बाइकैमरल में 2 हाउस। यहाँ पे सारी पावर कंसंट्रेट होती है एक ही हाउस में, जबकि यहाँ पर पावर को शेयर कर दिया जाता है 2 हाउसेस के बीच में। यहाँ पर यूनिटरी और यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पर फेडरल का मतलब संघ, संघ मतलब यहाँ राज्य भी होंगे और केंद्र भी होगा, जबकि यहाँ पर केवल केंद्र होता है, राज्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, केवल सिंगल हाउस डिसीजन लेता है, जबकि यहाँ पर दोनों हाउस में अप्रूवल आपको चाहिए होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि कोई बिल है अगर, तो बिल पहले कहां जाएगा, लोकसभा में अगर पास हुआ है तो पास होने के लिए जाएगा, फिर वो राज्यसभा में भी, राज्यसभा में पास हो जाएगा तो फिर हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास भी, बताया था। जबकि ऐसे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, केवल एक ही हाउस में पास हो जाएगा, देन फाइनली उसको डिसाइड कर दिया जाएगा। डीडलॉक में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों हाउसेस के जो लोग हैं, अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं तो उसको वापस से रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हुआ, तो राज्यसभा वाले वापस से रिव्यू के लिए लोकसभा में भेज सकते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता। साथ के साथ कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे एक ही बार में बैठ करके डिसीजन लेना होता है, तो ज्वाइंट सेशन के थ्रू भी दोनों हाउसेस के लोगों को एक साथ ही बुला लिया और वहां पर बुलाने के बाद में आपने उस पर डिसीजन ले लिया। ऐसा होता है बहुत बार। अगर दोनों हाउसेस की सिटिंग कैसे होती होगी, अभी लेटेस्टली आपको पता होगा प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, तो ज्वाइंट सेशन के अंदर वहां पर एक हॉल है, पार्लियामेंट के अंदर हॉल है, उस हॉल के अंदर वो एक साथ बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं अपने अपने मुद्दों पर। ठीक है, कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो साथ ही साथ यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड होंगे और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट वाले टाइम में देखा था कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है कुछ लोगों को नॉमिनेट करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, हमारे लोकसभा राज्यसभा की बात करूं, तो लोकसभा के अंदर कितने मेंबर, 2 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 552 इंक्लूडिंग दोज 2 मेंबर्स। एंड राज्यसभा में बात करें तो इट कुड बी 250 मेंबर्स इंक्लूडिंग 12 मेंबर्स। ठीक है, ये है हमारा मेंबर्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी, सेम यहाँ पर भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ कैन बी। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल के बीच में डिफरेंस। अब आ जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि आप कैसे डिवीजन करेंगे पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। वही सिंपल सा कंसेप्ट कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले देखते हैं तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का है हिस्सा, जबकि यहां पर अगर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 का हिस्सा है। यहां पर केवल 6 स्टेट में है और यहां तुम जानते हो बाइकैमरल के कारण इसके 2 हाउसेस बने हुए हैं। अगर यहां पर किसी बिल के बारे में बात करते हैं, बिल क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ प्रपोजल, जो भी कोई मिनिस्टर लेकर आता है किसी नए कानून को बनाने के लिए। ठीक है, तो बिल जब तक बिल होता गया है, ऐसे समझ लो, जब तक कोई मिनिस्टर कोई चीज प्रपोज कर रहा है कोई नया लॉ बनाने के लिए, अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो उसको बिल कंसीडर किया जाएगा। अगर वो किसी हाउस में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है दोनों हाउसेज में पास होने के बाद में, और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो वो बदल जाता है इसमें लॉ में। लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें बिल से स्टार्ट होकर के एक्ट पर, और एक्ट के बाद में प्रेसिडेंट सिग्नेचर के बाद में वो लॉ बनता है। तो ऐसे में बिल अगर प्रपोज कर रहा है कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस में कर सकता है, तो पहले पास होगा, रिजेक्ट हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद में वापस से फर्स्ट हाउस में भेजा जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। उसमें इसमें ये भी चीज होता है, अगर कोई बिल आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है लेकिन उन्होंने क्या किया, उस बिल को होल्ड करके रख दिया कई दिनों के लिए, तो ऐसे में एक फिक्स टाइम रखा है। हो सकता है इंटेंशनली कोई हाउस पास नहीं करना चाह रहा हो किसी बिल को, तो 6 महीने से ज्यादा आप उसको नहीं होल्ड कर सकते। इवन प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। एक बार उसके पास बिल आएगा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, दोबारा उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइंट सेशन बुला करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो। मनी बिल केवल लोकसभा में पास होगा, क्योंकि उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन द केस ऑफ मनी बिल,
which are to be introduced only in a Lok Sabha, राज्यसभा has restricted some powers। अगर इसमें मेंबर्स की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अगर राज्यसभा की इलेक्शंस की बात करते हैं, इसमें मेंबर कौन होते हैं, देखो इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है कि लोकसभा मेंबर कितने, राज्यसभा मेंबर कितने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर से देखिएगा कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसके अंदर जो भी मेंबर जाएंगे वो कहां से आएंगे, वो इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसका मतलब होगा कि जितना रिप्रेजेंटेशनशिप है जिस राज्य के अंदर, जितनी पॉपुलेशन है उसकी प्रपोर्शन में यह तय किया जाएगा कि कितने मेंबर होने चाहिए राज्यसभा में। ये यहां से तय होता है। राज्यसभा में मेंबर कहां से आएंगे, जो चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हीं में से आएंगे। अगर हम यहां बात करेंगे तो आर्टिकल 168 से 212 तक, दोबारा सुने सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसके अंदर आर्टिकल 168 से 212 तक, 168 से 212 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेट करते हैं आपके स्टेट बाइकैमरल्स को लेकर के। ऐसे में बिल का रिजेक्शन, सिलेक्शन सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसा वहां पर है। लेकिन हाँ, इसके अंदर क्या है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ काउंसिल एंड असेंबली। जैसे यहां पर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को साथ में बैठा के आपने जॉइंट सेशन कर दिया था, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पे दोनों अलग अलग तरीके से ही काम करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन है। उसी हिसाब से 40 से 500 तक, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूं मैं तुम्हें कि मिनिमम 40 मैक्सिमम 500 तक आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हो तो ये सुनना प्लीज, ये अच्छा है कि नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपके स्टेट लेजिस्लेचर में 500 है, 500 मेंबर है तो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। डिवाइड करके देख लेना, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब अगर 100 मेंबर है तो आपके स्टेट काउंसिल के अंदर ये 33 से ज्यादा नहीं हो सकते, और कैन नॉट अंडर 40, और 40 से कम नहीं हो सकते। मिनिमम 40 तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर 40 भी नहीं हो रहे तुमसे तो फिर तुम्हें काउंसिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू ही आप अपना काम चलाएं। इलेक्शन कैसे होंगे, सेम वैसे ही जैसे यहां पर होते हैं। कैसे कि 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। क्या बात कर रहे हैं अपन, सुने। मेंबर्स आर इलेक्टेड 5 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का कोई व्यक्ति अगर चुना जाएगा तो उसके जितने भी मेंबर्स हमने निकाले हैं, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100 थे, और अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स बढ़ाने हैं तो कैसे। पहला पॉइंट है कि 1/3 टोटल, अगर 100 में से 33 है, 33 सीट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके 100 सीट थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर 33 है तो 33 के अंदर से 1/3 मेंबर्स तो आप चुन सकते हो लोकल अथॉरिटीज से, ग्राम पंचायत से, म्युनिसिपैलिटीज से, और ब्लॉक पंचायत से, ब्लॉक परिषद से। इसके अलावा 1/3 कितना हो गया, 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो 1/3 मेंबर्स आप एमएलए में से लोगे, जो भी आपके चुने हुए एमएलए हैं उनमें से 1/3 लोग आप यहां से चुनोगे। दूसरा 1/12, तो 1/12 कहां से, 1/12, तो 1/12 मेंबर्स चुनोगे आप, जो हो सकते हैं टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे कॉलेजेस के हों या यूनिवर्सिटीज के हों, प्लस 1/2, 1/2 कहां से चुनोगे, 1/2 चुनोगे आपकी ग्रेजुएट्स, जो भी कॉमन पीपल हैं उसमें से भी आप चुन सकते हो 1/2, और रिमेनिंग 1/6, और रिमेनिंग 1/6 अगर हैं तो 1/6 कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर अपनी नॉलेज, उनकी नॉलेज को देख करके उनको नॉमिनेट कर सकता है। तो इस तरह से अगर आप पूरा करोगे तो ये आपका जो भी सम होगा, मतलब 33 मेंबर अगर आपने एक एस्टिमेट हमने देखा था, तो इस तरह से आप कर सकते हो। पूरे असेंबली के, सॉरी पूरी काउंसिल के मेंबर चुने जा सकते हैं। दोबारा समझो इसको, आपकी टोटल अगर 2 हाउसेज है कहीं पर, 6 स्टेट में है जो कि, तो वो कैसे चुने गए होंगे कि 1/3 तो आएंगे आपके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स जो लेकर के आए हैं उनके थ्रू, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज से आ जाएंगे जो कि ग्राम पंचायत वगैरह है, एमएलए वगैरह है, 1/3 एमएलए आ जाएंगे। 1/2 मेंबर आएंगे जो कि टीचर्स वगैरह हो सकते हैं। 1/12 मेंबर आएंगे जो कि आपके ग्रेजुएट्स होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, और 1/6 रिजर्व हैं जो कि गवर्नर अपने पास रखता है। गवर्नर क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली इन दोनों का हेड अल्टीमेटली कौन है, गवर्नर, ठीक है।
अब अगर हम यहां बात करें यूनियन के अंदर, तो वैसे ही राज्यसभा के अंदर भी इसी तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अगर अपन, तो इसी के अंदर इसको समझने के लिए कि कौन कौन से स्टेट हैं, इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक देखा है। इस ट्रिक की मदद से हम याद रख सकते हैं कि कितने लोग हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कितने ऐसे स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। तो ट्रिक है एट कुंभ। पहले क्या होता था, यहां पर है ना जम्मू एंड कश्मीर में भी था ये, लेकिन अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए हमने उस नाम को यहां से हटा दिया। पहले ये 7 राज्यों में था कि जहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हट गया है तो इस कारण से अब इसके लिए आपको केवल 6 ही नाम याद रखने पड़ेंगे, 6 ही स्टेट आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि है एट कुंभ। एट कुंभ मतलब ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, के से कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र एंड बी से बिहार। एट कुंभ, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो कि कौन से वो 6 राज्य हैं जहां पे दोनों ही हाउस है, मतलब बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर मैनेजमेंट के अंदर आपने 2 हाउसेज रख रखे हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारा ये जो वीडियो है, ये जो छोटा सा एक वीडियो था आपके लिए, वो पूरा हुआ। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।